देखो बेटा ध्यान से सुनना ना। तो हमने अभी तक लास्ट क्लास में जो किया था, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि यदि हमारे पास कोई एक क्यू आवेश है जिसे हमने v वेग दे करके किसी चुंबकीय क्षेत्र b में रखा, तो ऐसा करने पर इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा और उस चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला था वो था क्यू वी क्रॉस बी। परिमाण ऑफ कोर्स क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, v क्रॉस बी, यानी सीधे हाथ को v की तरफ रखेंगे और b की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे तो क्या बल की दिशा आ जाएगी। इतनी बात हमने की थी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो बल आएगा, ये बल v और b दोनों के ही क्या है, लंबवत। इतनी बात अपनी हो चुकी थी। इस वजह से क्योंकि ये बल वेग के लंबवत है, ना तो ये शक्ति प्रदान कर सकता है, ना ये कार्य कर सकता है, ना गतिज ऊर्जा में अंतर ला सकता है, जिस कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, नियत। गतिज ऊर्जा नियत होगी तो चाल भी क्या होगी, नियत। लेकिन क्योंकि ये दिशा में परिवर्तन कर सकता है, भाई इसी कण पे अगर देखें v क्रॉस बी, बल कहाँ लगेगा, ऊपर, ये ऐसे घूम जाएगा क्या। तो इस वजह से अगर देखेंगे तो दिशा परिवर्तन के कारण वेग नियत रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, संवेग नियत रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। क्या बात समझ में आती है। इतनी बात अपन ने कर ली थी, ठीक। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखना शुरू करो। देखो बेटा, क्यू वी क्रॉस भी लिखा था ना। हाँ। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो केवल क्यू वी क्रॉस बी पे ही बनता है, लिखना यदि एक प्रोटॉन ब्रैकेट में लिख लेना Q कॉमा M चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गति करता है, नियत वेग से गति करता है। नियत वेग से गति करता है तो आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करो। आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करो। इतना लिखा। अब आप बोर्ड पे ध्यान दो, मैं ही समझाता हूं, आप तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, फिर घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये क्यू आवेश है, ध्यान देना प्लीज सब लोग। ये क्यू आवेश है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ये नियत वेग से चलता है। आप अपने दिमाग से बताओ, इस नियत वेग से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। त्वरण जीरो। त्वरण जीरो होने का मतलब क्या जीरो होना चाहिए, बल जीरो। ये बात तो समझ में आती है। आपको ऐसे ही कीवर्ड से समझना पड़ेगा कि किस शब्द का क्या मतलब है। तो नियत वेग मतलब त्वरण जीरो, त्वरण जीरो मतलब नेट बल जीरो। यदि कुल बल जीरो है तो पहले सारे बल दर्शाऊं तो सही। तो हमको इतना पता है कि नीचे की तरफ इसका भार तो लगेगा ही लगेगा, करेक्ट, क्योंकि क्षैतिज में जा रहा है तो नीचे बल लगेगा, गुरुत्वीय भार। और मैं अगर चाहता हूं कि नेट बल जीरो लगे तो इसके लिए क्या चुंबकीय बल ऊपर लगेगा, क्या ऊपर लगने के लिए V और B कहां जाएगा, अंदर की ओर। यानी हमको दिया नहीं था पर अब अपनी इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि B कहां होना चाहिए, अंदर, ताकि इसके ऊपर क्या लगे, चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल और भार यदि एक दूसरे को कट कर दे तो नेट बल जीरो हो जाएगा और कोई बल लग नहीं रहा। यानी हम कह सकते हैं नियत बल के लिए Fm बराबर mg, Fg लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास क्यू वी बी। अच्छा, साइन थीटा होता है, देखो जरा ध्यान से, V और B के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन 90 इक्वल टू
एम जी, एम से एम, अच्छा एम से एम तो कटेगा नहीं, अपने को निकालना क्या था बी, तो क्या ये बन जाएगा एम जी बाय क्यू बी, क्यू वी। कोई डाउट बेटा? साइन 90 तो 1 हो ही गया, क्लियर है? तो देखो अभी तो अपन ने बता दिया तो क्लिक कर गया, अदरवाइज ये तुरंत दिमाग में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब कभी भी कोई कण नियत वेग से चले, बिना विचलन के चले, तो समझ जाना उस पर नेट लगने वाला बल अपने को क्या करना है, 0 करना है। कॉपी करो फटाफट, इसे कॉपी करो, फिर अपन आगे देखते हैं अगले पॉइंट्स। हो गया? बड़ा यहां तक गंत, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर ना, हटा दो ना इसको। इसके बाद आगे देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, एक छोटा सा नोट है वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन मेन पार्ट के साथ, है ना? ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो। यहां पर एक बल होती है ना, जिसको अपन कहते हैं लॉरेंस बल, ठीक है? लॉरेंस बल, समझ रहे हो? हाँ, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या समझ रहे हो। तो ये लॉरेंस बल की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नेट विद्युत चुंबकीय बल। तो एफ नेट का मतलब हो गया विद्युत चुंबकीय, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो इसमें दोनों शब्द आ गए, विद्युत चुंबकीय। वैसे भी क्या होता है कि जो अपन बल पढ़ते हैं ना, वो मतलब जो अपना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक ही माना जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी विद्युत बल चुंबकीय में और चुंबकीय बल विद्युत में। तो उनको जब एक साथ लिखा जाता है तो उसको लॉरेंस बल कहते हैं। एफ नेट बराबर, सॉरी, ये आ जाएगा एफ एम प्लस एफ ई। कोई दिक्कत इसके अंदर? एफ एम का फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा है, क्यू वी क्रॉस बी। बिल्कुल इसी तरीके से इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना है, क्यू ई। बस ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। कोई डाउट इसके अंदर? इसमें अपने को काम की चीज क्या है वो याद रखना स्टेटमेंट में, कि ये जो लॉरेंस बल होता है, मैं इसको एफ नेट की जगह एफ एल लिख देता हूं, ठीक है? लॉरेंस बल विद्युत या चुंबकीय बल की तरह फ्रेम या रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब समझ गए अपना, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, पर निर्भर नहीं करता। समझते हो बात को? यानी कि आप इसको जिस मर्जी फ्रेम से देख लो, जड़त्वीय अजड़त्वीय, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल या कुल लॉरेंस बल हमेशा क्या रहता है, नियत। ये खाली एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि स्टेटमेंट ही आ गया तो समझे। कोई बोले अच्छा सर चुंबकीय बल कैसे परिवर्तित होता है, कैसे निर्भर करता है? आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई एक आवेश है, वो वी से चल रहा है, ठीक, वी से चल रहा है, तो उस पर बल कितना लगेगा, क्यू वी बी। हम अगर देखेंगे तो हम भी एक बाइक पे बैठ जाए जो वी से चल रही है, आवेश भी वी से चल रहा है, तो हमें सापेक्षिक रूप से वो क्या कण चलता हुआ दिखाई देगा,
नहीं दिखाई देगा, तो मैं तो बोलूंगा मेरे हिसाब से तो बल नहीं लगना चाहिए। यानी जमीन पे बैठ के देख रहा हूं तो क्यूवी भी बल लग रहा है, और मोटरसाइकिल पे बैठ के देख रहा हूं तो बल नहीं लग रहा है। समझते हो? तो क्या फ्रेम पे डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो चुंबकीय बल और विद्युत बल प्रेक्षक में निर्भर करते हैं, लेकिन इन दोनों को जब योग कर दिया जाता है और लॉरेंस बल बना दिया जाता है तो वो फ्रेम पे निर्भर नहीं करता। बस इतना अच्छे से याद रखना। क्या बात समझ में आती है? इसका एक और उपयोग है, एक और यूज है। एक तो इसका यूज ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हो गया। एक इसका यूज देखो कहां पे आता है। हमें बोलेगा कि भाई हमारे पास कोई एक आवेश है, ध्यान देते रहना, v वेग है, हमने कहा क्रॉस लगाया चुंबकीय बल क्यू वी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ क्या लगा Fm। अब हमने क्या किया, जो E लिया विद्युत क्षेत्र वो कहां ले लिया, नीचे की तरफ। तो मैंने V लिया, B अंदर की तरफ लिया और E नीचे की तरफ लिया, मतलब ऐसे, ये रहा V, B अंदर और E कहां नीचे, तीनों परस्पर लंबवत है आपस में। अब मैंने कहा कि भाई E यहां लग रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या नीचे की तरफ Fe लगेगा क्या विद्युत बल। अब मैंने, बेटा ध्यान दो, किसी तरह से अगर ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो कैंसिल करने पे नेट बल कितना हो जाएगा, 0। बात समझते हो? बल 0 होने का मतलब त्वरण 0, त्वरण 0 होने का मतलब विचलन 0। तो यदि मैं चाहता कि भाई ये आवेश बिना विचलन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो, ठीक है, बिना विचलन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो क्या हमें लिखना चाहिए, Fe बराबर Fm। Fe किसके बराबर है, QE, और Fm किसके बराबर है, QVB। तो QE बराबर QVB, यहां से V बराबर क्या, E बाई B आ गया क्या। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो अपने पिछले 12th क्लास से, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है। समझे बात को? तो हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी आवेश के लिए बोला गया कि आप मुझे वो चाल बताओ जिससे वो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलन के चले जाए, मतलब उस पर भले ही चुंबकीय बल लग रहा हो, विद्युत बल लग रहा हो, फिर भी विचलन ना हो, तो बल इस प्रकार लग रहे होंगे कि एक दूसरे को काट देंगे, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या होना चाहिए, E बाय B होना चाहिए। इसी शब्द को बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। ये वेलोसिटी सेलेक्टर इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये आवेश को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। मेरे पास 10 अलग अलग आवेश थे और मुझको उनमें से एक को सेलेक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, V बराबर E बाई B निकाला और उस आवेश को दे दिया। तो वो क्या करेगा, बिना विचलन के जाएगा, बाकी सब धीरे धीरे विचलित होते हुए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझे बात को? कोई डाउट इसके अंदर? तो लॉरेंस बल में मुझसे या तो पूछ लेगा कि लॉरेंस बल क्या होता है, या स्टेटमेंट दे देगा कि लॉरेंस बल जो है वो ऑब्जर्वर फ्रेम पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और तीसरा हमसे पूछ लेगा कि एक कण है, आवेशीय कण है, जो बिना विचलन के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो बताओ उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन होनी चाहिए कि VBE परस्पर लंबवत होने चाहिए और V का मान कितना होना चाहिए, E बाय B होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक बार के लिए इतना कॉपी करो। मैं यहां लिख दे रहा हूं V लंबवत, E सदिश लंबवत, B सदिश, ये भी लिखना है। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अलावा ना एक छोटा सा इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप थोड़ा सा प्लीज। कि एक तो शब्द होता है कि बिना विचलन के गति करना, और एक शब्द होता है कि सीधी रेखा में गति करना, ठीक है। एक होता है नियत वेग से गति करना। इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, उनको ध्यान से समझना, नहीं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे फिर आपसे, तो अच्छे से सुनना समझना।
मैं पहले कह रहा हूं कि सबसे पहले नियत वेग से गति करना। नियत वेग से गति, नियत वेग से गति करने का मतलब ये हुआ कि नेट त्वरण क्या होना चाहिए, जीरो, या मैं बोलूं नेट बल क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक, अब ये नेट बल जीरो होने के कितने तरीके हैं, देखो। नेट बल जीरो होने का एक तरीका तो क्या है कि जो आवेश है वो गति तो करे, लेकिन कहां पे गति करे, चुंबकीय क्षेत्र में, इस प्रकार की v और b समांतर हो जाए। समांतर होने से थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा जीरो होते बल क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर हम ऐसे कह दें कि आवेश v वेग से चले लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसके क्या हो, विपरीत दिशा में। दोनों ही केस में यहां थीटा 0 डिग्री है, यहां थीटा 180 डिग्री है। दोनों ही केसेस के अंदर क्या एफएम जीरो आएगा बेटा? बात करूं तो यहां पर ये भी अपन कह सकते हैं कि आवेश हो, वेग हो, चुंबकीय इसके अंदर क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र भी है, और ये तीनों एक दूसरे से लंबवत हो। लंबवत होने के साथ साथ अगला टॉपिक लिखो, लिखना
नियत विद्युत क्षेत्र में नियत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। नियत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। नियत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। 3 केसेस हैं, सिंपल है, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना पूरा आप। बेटा ध्यान दो प्लीज, लिखना नहीं, आप सुनना पहले। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास जो भी आवेश है, जिधर उसका वेग है उसी दिशा में उसका चुंबकीय क्षेत्र हो, और या फिर जिधर वेग है उसके विपरीत दिशा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो। इस पर्टिकुलर केस में थीटा बराबर हमको पता है 0 डिग्री है, इस केस में थीटा बराबर 180 डिग्री है। और दोनों ही केस में अगर देखेंगे तो Fm जो आएगा वो 0 आ जाएगा। Fm 0 आने का मतलब कि वो सीधे सीधे अपनी रेखा में गति करता रहेगा, क्योंकि वेग है तो गति तो करेगा, और वेग क्या रहेगा, नियत। तो हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर नियत वेग से सीधी रेखा में गति करेगा। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट यहां तक? पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2, ध्यान से देखना। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं जब V जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत। यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 90। थीटा 90 होगा तो इसका मतलब Fm का मान क्या रह जाएगा, QVB sin 90। तो कितना हो जाता है, 1। कोई डाउट है इसके अंदर? इस पर्टिकुलर केस के अंदर कैसी ट्रेजेक्टरी होती है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ये हमारा क्षेत्र है। यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, एक आवेश लिया Q और उसको V वेग देके हमने छोड़ दिया। चुंबकीय क्षेत्र अपन क्या करते हैं, B मान लेते हैं, ठीक। तो V की तरफ हाथ को रखेंगे और B की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, बल क्या लगेगा, ऊपर। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस केस के अंदर जो फोर्स लगेगा अपने को, वो जो फोर्स लगना है इस आवेश पे, क्या वो ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा? क्या ये बल 90 डिग्री पे है? 90 डिग्री पे जब किसी आवेश पे, किसी कण पे बल लगता है तो क्या वो वृत्त में घूमने की कोशिश करेगा? एक तरीके से ये अभिकेंद्रीय बल ही तो हुआ। इतना समझते हो बेटा? अभिकेंद्रीय बल हमेशा वेग के क्या होता है, लंबवत। देखो बना के दिखाता हूँ, एक बार समझते। देखो ये जो कण है ये ऐसे घूमने की कोशिश करके ऐसे बाहर आएगा। अगर आप किसी भी क्षण पे देख लो, मान लो हम यहां पर देखते हैं इस पॉइंट पे, तो V तो स्पर्शीय होगा ही होगा। फिर V की तरफ रखा, B की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा कहाँ, लेफ्ट। तो क्या बल इस प्रकार लगेगा कि नहीं लगेगा? वही 90 डिग्री पे। जब बाहर निकल रहा होगा, चाल में तो कोई अंतर आता नहीं, पता ही है। V की तरफ रखा, B अंदर उंगलियां घुमाई तो अंगूठा नीचे, यानी इस केस के अंदर इसके ऊपर बल कहाँ लग रहा है, नीचे। क्या ये भी 90 डिग्री पे लग रहा है? तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया कि आप जब आवेश को गति कराते हो एक चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, और यदि उसका वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वो हमेशा क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। कोई दिक्कत? वृत्तीय गति का भी कारण क्या है कि जो चुंबकीय बल है वो हर क्षण पर वेग के क्या है, लंबवत। और वेग के लंबवत होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक तरह से अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। अब अगर हम कह ही रहे हैं कि भाई ऐसे केस का मतलब कि कण वृत्तीय गति करेगा, अच्छा उस वृत्त की क्या चाल बदलेगी क्या? नहीं, चाल तो ये कभी बदल ही नहीं सकता। तो क्या मुझे लिखना चाहिए, नियत चाल से वृत्तीय गति करेगा। क्या समझते हो? अब जब हमने बोल ही दिया कि वृत्तीय गति करेगा, तो क्या हमको इसके रिलेटेड जो वृत्त बनेगा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उस वृत्त से अपनी त्रिज्या भी पूछी जाएगी, आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय आवृत्ति, त्रिज्या, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जो भी वृत्त बनेगा
सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं त्रिज्या की। त्रिज्या को क्या आर से बताते हैं? तो त्रिज्या के लिए क्या मैं एफ एम बराबर एफ सी लिख दूं क्या? भाई हमने कहा ना चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय की तरह कार्य कर रहे हैं। चुंबकीय बल का सूत्र क्या था? क्यू वी बी, साइन 90 तो 1 हो ही चुका है। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर। एक वी से वी कट जाएगा, आर का फॉर्मूला क्या आ गया? एम वी बाय क्यू बी। समझते हो बात को? यहां पर भी और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। हमने कहा आर बराबर, ध्यान देना, एम वी बटा क्यू बी। क्या एम वी को संवेग पी बोल सकते हैं? तो क्या पी बटा क्यू बी अगला फॉर्मूला बन गया? क्या संवेग को रूट के अंदर 2m बोल सकते हैं? क्या ये अगला फॉर्मूला बन गया? और क्या गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आवेश इंटू विभवांतर बटा में कितना आया? क्यू बी। यहां पर कोई पूछ ले तो हम कह सकते हैं कैपिटल वी का मतलब हुआ विभवांतर, विभव में अंतर। कोई पूछ ले के का मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा। कोई पूछ ले कि भाई हमारे को पी का मतलब क्या हुआ? तो संवेग। बेटा क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से अपन त्रिज्या के ऊपर 3-4 फॉर्मूले बना के क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता आवर्तकाल की, रुको जरा एक मिनट। आवर्तकाल की अगर अपन बात करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि टी बराबर, सबसे पहले तो 1 बटा आवृत्ति बोले, 1 बटा आवृत्ति के अलावा 2 पाई बाई ओमेगा बोले। इसके अलावा आवर्तकाल क्या 2 पाई आर बाई वी होना चाहिए? भाई एक व्रत पूरा करने में दूरी कितनी? 2 पाई आर। चाल कितनी? वी। और नियत चाल है तो क्या अपन समय के लिए बोल सकते हैं कि दूरी बटा चाल? तो क्या मुझे लिखना चाहिए 2 पाई आर बाय वी। क्या आर की जगह मैं एम वी बाई क्यू बी डाल दूं? तो मैं जैसे ही आर की जगह डालूंगा एम वी बाई क्यू बी, ये वी कट जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 पाई एम बाय क्यू बी। क्या बात समझ में आती है बेटा? इतना क्लियर हुआ? तो एक बार के लिए इतना लिख लो, क्योंकि फिर इसके आगे 1-2 पॉइंट्स और है जो भी अपने को देख रहे हैं, फिर अपन आगे इस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्या मैं देखता हूँ उसको एडजस्ट करूँ क्या? 1 मिनट रुको। अच्छा एक बार देखो, मैंने 2 पॉइंट जो और बचे ना उनको भी साथ ही कवर कर रहा हूँ, एक बार सुनना, ध्यान देना प्लीज। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमसे पूछा जा सकता है ना वो है विचलन। विचलन, विचलन का मतलब सीधी सी बात है कि अपने वास्तविक पथ से कितना विचलित हो गया कोण के टर्म में। वास्तविक क्या वी आई इधर था प्रारंभिक, अंत में इधर कितना आया वी फाइनल। तो इस केस के अंदर बता रहा हूं, इस केस के अंदर ये वी आई था प्रारंभिक, ये था वी अंतिम। क्या ये ऐसे घूम के आया? दिखाई दे रहा है? ये ऐसे से घूम के ऐसे हो गया। तो ये जितना भी कोण घूमता है उसी को अपन क्या कहते हैं? विचलन। और यहाँ पे विचलन का फॉर्मूला कितना हो गया? पाई। इस केस के अंदर, अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। और एक विचलन के अलावा यदि हमसे पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में बिताया गया समय, कि भाई ये कण चुंबकीय क्षेत्र में कितना समय बिताता है, तो मुझे यदि ये टी चाहिए, अगर एक चक्कर पूरा करता तो क्या कैपिटल सी समय लगता? यानी एक चक्कर पूरा करने का समय कितना होता है? कैपिटल टी। ये मानते हो? अच्छा, कैपिटल टी समय हो गया। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या 2 पाई कोण हो गया।
यानी 2 पाई कोण के लिए कैपिटल टी लगेगा। तो एकांक कोण के लिए क्या 1/2 पाई लगेगा क्या? और अपने को पता है कि कितना कोण घूमता है इसके अंदर, जितना विचलन होता है। तो क्या मैं टी का फॉर्मूला निकाल सकता हूं यहां से? क्या निकल के आ गया? टी इंटू विचलन बटा 2 पाई। यानी मुझे विचलन पता है तो मुझे यह भी पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में कितना समय व्यतीत करेगा। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? अगर यहां मैं विचलन का मान रख देता पाई, तो पाई पाई कट के क्या t/2 आता? आना भी चाहिए था। आधा व्रत पूरा किया है तो अर्धव्रत में तो t/2 समय लगेगा, टी आवर्तकाल है उसका। तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब एक बार के लिए पूरा कॉपी करो, फिर अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेंगे सारे, फिर अपन अगले केस पे चलेंगे। या तो इसको लिखो केस 3 इसकी बात करके फिर क्वेश्चन करा दो। कॉपी करो एक बार। हाँ, तो मैं कह रहा केस 3 के अंदर थीटा ना 0 ना 90 ना 180। तो अपन ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हैं कि क्यू दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वी एंगल पे दे रखा है। इस वी के 2 घटक लिए जा सकते हैं। ये जो घटक आएगा क्षेत्र की दिशा में, ये आएगा वी कॉस थीटा, और एक घटक आएगा इस तरफ, ये आ जाएगा वी साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो वी कॉस थीटा है, ये इसको नियत चाल से आगे चलाता हुआ चलेगा। समझते हो? क्योंकि v cos थीटा b के साथ 0 एंगल बना रहा है, कोई चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं करेगा, तो बिना बल के ये सीधी रेखा में चलता। v sin थीटा जो है वो b के लंबवत है, b इधर है, v sin थीटा ऊपर है, तो 90 डिग्री पे हो गया। अगर आप इस पे बल की दिशा बनाओगे तो v sin थीटा की तरफ हाथ को रखोगे, b इधर है आगे की तरफ, आगे उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा कहां जाएगा? अंदर। मतलब ये इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएगा। तो v sin थीटा ऐसे ऐसे घुमा रहा है, v cos थीटा आगे लेके जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो घूमते घूमते आगे जाएगा। बिल्कुल, तो ये ऐसा एक हेलिक्स जैसा बन जाएगा। ठीक है, परिनलिका की जैसे। कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? कुंडली नुमा कह सकते हैं इसको, उसमें भी ये कौन सा है? परिनलिका की जैसे। अब इसके अंदर देखो, हमको त्रिज्या पूछी जा सकती है इसकी, हमको इसका आवर्तकाल पूछा जा सकता है, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। साथ में एक शब्द और नया आ जाता है जिसे कहते हैं पी, पिच कह सकते हो या चूड़ी अंतराल कह सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक बार घूमने पर कितना आगे बढ़ गया, उसको अपन चूड़ी अंतराल कह देते हैं। समझ में आती है बात? तो यहां से अगर अपन लिखे एक एक करके, तो जहां तक आर की बात करें, एम वी बाई क्यू भी फॉर्मूला था। वी का फॉर्मूला क्या आएगा? वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यही तो वो v है जो इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार है, v साइन थीटा। वही b के क्या था? लंबवत था। जहां तक बात करते हैं अपन आवर्तकाल, जो कि 1/f, जो कि 2 पाई बाय ओमेगा था, क्या वो आवर्तकाल का सूत्र 2 पाई m बाई क्यू भी था? उसमें तो चाल का कोई काम ही नहीं था। सही है। तीसरा, यदि हमसे चौड़ी अंतराल पूछा जाए तो इसका मतलब क्षैतिज की दूरी पूछ रहा है क्या? क्षैतिज की दूरी के लिए क्षैतिज की चाल क्या दी हुई है? v cos थीटा। और कितना समय लेना पड़ेगा? एक बार घूमने का समय, v cos थीटा इंटू टी, या v cos थीटा इंटू टी की जगह 2 पाई m बाय क्यू भी। क्या सही है बात? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, इसके अलावा अपने से 1-2 पॉइंट और पूछे जा सकते हैं, है ना? वो भी मैं बता देता हूं कि मान लो जिधर b है, इस केस में उधर ही विद्युत क्षेत्र भी लगा देता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब Q है, V है, B है और B के साथ साथ E भी है, तो ऐसे केस में क्या ये E इस V को बढ़ाने की कोशिश करता? तो अगर ये विद्युत क्षेत्र को देखोगे तो ये किसको बढ़ाने की कोशिश करेगा? V cos थीटा को। अरे v cos थीटा भी क्षैतिज में और E भी क्षैतिज में, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा, चाल बढ़ने लगेगी, चाल बढ़ेगी तो चूड़ी अंतराल बढ़ेगी। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बनेगा, इसमें बनेगा तो यही कुंडली नुमाई, बिल्कुल परिनलिका की जैसे, लेकिन उसकी जो चूड़ी अंतराल है वो बढ़ती जाएगी। तो इस केस में क्या P बढ़ेगी? बेटा कोई डाउट? इसी की जगह विपरीत दिशा में लगा देता तो P घटती लास्ट में क्या हो जाती? 0। लेकिन E तो अभी भी है, तो अब क्या पीछे की तरफ जाएगा? तो ये वापस आने लगेगा और फिर विपरीत दिशा में चूड़ी अंतराल बढ़ने लगेगा।
समझते हो? एक बार के लिए तुम इतना लिख लो, फिर मैं ये लिखवा दूंगा दोनों पॉइंट जो लास्ट के। तुम ये लास्ट के पॉइंट छोड़ देना, ये मैंने बस समझा दिए, मैं भी लिखवा दूंगा। इतना लिखो तुम लोग। तो अगले 2 पॉइंट लिखो, ये तो हटा दो। लिख रहे हो अभी कोई? देख लो। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट लिखो जरा। लिखना, यदि केस 3 में बी की दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, यदि केस 3 में वी की दिशा में विद्युत क्षेत्र बी की दिशा में, यदि केस 3 में बी की दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो कुंडली की चूड़ी अंतराल बढ़ेगी। कुंडली की चूड़ी अंतराल बढ़ेगी। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ फटाफट। कुंडली की चूड़ी अंतराल बढ़ेगी, फिर ये डायग्राम बनाओ। डन। अगला पॉइंट लिखो, यदि केस 3 में, यदि केस 3 में बी के विपरीत दिशा में, यदि केस 3 में वी के विपरीत दिशा में, बी के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो चूड़ी अंतराल पहले घटेगी, तो चूड़ी अंतराल पहले घटेगी, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगी। तो चूड़ी अंतराल पहले घटेगी, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगी, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगी। पहले घटेगी, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगी। ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या होती है, घटती 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 जीरो होती है, फिर विपरीत दिशा में उसी पथ पे पीछे जाने लगती है और तब बढ़ने लगती है। ये डायग्राम बनाओ जरा। बेटा अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट लिखना कि जिसकी त्रिज्या
जिस पथ की त्रिज्या अधिक हो, जिस पथ की त्रिज्या अधिक हो उसकी वक्रता कम होती है। जिस पथ की त्रिज्या अधिक हो उसकी वक्रता कम होती है। ठीक है बेटा, इस बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन है। जैसे जनरली अगर सीधी रेखा है तो उसकी त्रिज्या क्या अनंत मानी जाती है? इसकी त्रिज्या यहां से थोड़ी कम होगी और इसकी त्रिज्या और ज्यादा कम। लेकिन घुमाव सबसे ज्यादा किसमें है? जिसकी त्रिज्या कम है। समझ गए बात को? ये डायग्राम बना लेना तो ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन में जब पूछा जाए ना कि किस में घुमाव ज्यादा है कम, तो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है।